एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। ये चैप्टर वैसे तो एक छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है, बट ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आप लोग क्लास में बने रहना एंड तक। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लास 10 इंग्लिश का हाफ ईयरली सिलेबस में कंप्लीट करा चुकी हूँ और द बेस्ट पार्ट इज दैट हर चैप्टर की शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों वीडियो अवेलेबल हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डिटेल वाइज स्टडी करते हैं और कुछ बच्चे शॉर्ट में स्टडी करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको शॉर्ट में देखनी है और लॉन्ग में देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बेटरमेंट। अब ये बेटरमेंट और डेवलपमेंट सबके लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि सबकी सोच, सबके आइडियाज डिफरेंट होता है, सबकी व्यूज डिफरेंट होती है। अब आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके एरिया में जितने भी पीपल रहते हैं, सबकी सोच डिफरेंट होती है। इसी वजह से सबका डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। कोई ज्यादा डेवलप कर जाता है, कोई कम डेवलप करता है। तो दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पीपल कि वो किस चीज को डेवलपमेंट मानते हैं। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ योर क्लास। हम आपके क्लास का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है आपकी क्लास में से, अब मुझे नहीं पता आपका लेवल क्या है। अब एक बच्चा है जो 30% ला रहा है, उसके लिए 40-50% लाना डेवलपमेंट होगा। जो ऑलरेडी 40-50% ला रहा है उसके लिए 60-70, जो 60-70 ला रहा है उसके लिए 80-90, जो 80-90 लेके आ रहा है उसके लिए 100 मार्क्स लेकर आना डेवलपमेंट होता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट देती क्या है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कि डिफरेंट पीपल होते हैं, उनके डिफरेंट गोल्स होता है, सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं। रिच और पुअर फार्मर। अब रिच और पुअर फार्मर, एक रिच फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए अपने क्रॉप्स के अच्छे प्राइस मिल जाना, हाई प्राइस मिल जाना डेवलपमेंट होगा। उसको इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाना, अपने बच्चों को अब्रॉड स्टडी के लिए भेजना, दैट विल बी डेवलपमेंट फॉर हिम। और एक वही पुअर फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उसके लिए उसके बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, एटलीस्ट मिल जाए, उसके लिए डेवलपमेंट होगा। उसको डेली काम मिल जाए, उसको काम के अच्छे पैसे मिल जाए, दैट विल बी द डेवलपमेंट फॉर ए पुअर फार्मर, राइट। एंड बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को टैक्स के बेनिफिट्स मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी के बेनिफिट्स मिल जाए, चीप लेबर मिल जाए, दैट विल बी डेवलपमेंट फॉर हिम, फॉर देम। रिच और पुअर गर्ल्स। अब एक रिच गर्ल, उसको फ्रीडम तो ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन उतनी फ्रीडम मिल जाए कि वो अब्रॉड जाके स्टडी करने लगे, उसको वो सारी चीजें मिल जाए, वो जो चाहती है वो करने के मौके मिल जाए, उसके वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, वो जो चाहती है वो हो जाए, दैट विल बी फ्रीडम फॉर हर। एंड ऑन द अदर हैंड, एक पुअर गर्ल, उसका स्टडी करना अब्रॉड जाके तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको स्टडी के चांस मिल जाए, उसको पढ़ने का बस मौका मिल जाए, वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। उसको बस चाहत है कि मुझे एजुकेशन मिल जाए और उसकी वो चाहत पूरी हो जाएगी, दैट विल बी डेवलपमेंट फॉर हर, राइट। एंड ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल के लिए डैम्स का जो बनना होता है वो बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, सबके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है डैम्स का बनना। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड ट्राइबल पीपल के लिए दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि उनको डिस्प्लेस किया जाता है। जब डैम्स बनते हैं तो उनके घर ले लिए जाते हैं, वो बेघर हो जाते हैं, तो उनके लिए डैम्स बनना दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग, दैट विल बी ए डिस्ट्रक्टिव थिंग। उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव होगा, राइट। एंड अनएम्प्लॉयड यूथ, एक यंग बंदा है, एक जवान बंदा है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी? उसे काम मिल जाए, उसकी जॉब लग जाए, दैट विल बी डेवलपमेंट फॉर देम, राइट। तो इट मीन्स कि डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वही एक लड़की सोच रही है कि उसे एजुकेशन मिल जाए अब्रॉड में जाके, वही दूसरी गर्ल को लग रहा है कि बस मुझे पढ़ने का चांस मिल जाए। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है अपने लेवल पे कि हम किस लेवल पर हैं एट प्रेजेंट, उस लेवल से ऊपर उठना डेवलपमेंट है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड विद पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री ऑल्सो। हिस्ट्री इज वेल,
क्यों? क्योंकि अगर डेवलपमेंट को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते बिना पॉलिटिकल प्रोसेस के, क्योंकि डेवलपमेंट होती है हमारी गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, उनकी वजह से डेवलपमेंट होती है, तो वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो गया। और हिस्ट्री हम अपना लेवल अप कैसे करते हैं, पहले हम पास्ट की चीजों को देखते हैं कि पास्ट में हमने क्या किया है, उनसे बेटर करना है, तो बेटरमेंट तो है डेवलपमेंट। तो दिस इज रिलेटेड विद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी डेवलपमेंट देखेंगे, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इनकम एंड अदर गोल्स, कि इनकम और इनकम के अलावा गोल्स किसके हैं। अब बात अगर इनकम की आती है तो इनकम को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बंदा जिसके पास पैसा है ही नहीं, जो खाने के लिए भी तरसता है, जो एक बहुत गरीब बंदा है, वो डेवलप तो कर ही नहीं सकता। मतलब उसको वो कर सकता है नो डाउट, लेकिन उसको उस कंडीशन में जहां पर उसके पास पैसा नहीं है, उसे हम कह नहीं सकते कि वो डेवलप्ड है, राइट। तो इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इनकम तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम के अलावा वो अदर गोल्स कौन से होते हैं जो हमारी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गोल्स। हमारे गोल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेन, मिक्स एंड कॉमन गोल्स, डिफरेंट गोल्स, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, राइट। अब मिक्स और कॉमन, वो गोल्स जो सबके लिए कॉमन है वो कॉमन गोल्स कहलाते हैं। मतलब वो गोल्स जो सभी चाहता है कि हमें सबको मिले, वो कौन कौन से हो जाता है, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, हेल्दी एनवायरमेंट एंड फ्रेंडशिप। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपकी जॉब लग जाती है किसी जगह जो दूर है, राइट। वहां आपको पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इक्वालिटी नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन किया जा रहा है, आपको हेल्दी और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, हाँ लेकिन पैसा बहुत मिल रहा है। तो क्या आप ऐसी जॉब प्रेफर करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी होती है, हर बंदा चाहता है तो पैसा तो मिले, लेकिन पैसे के साथ साथ हम अंदर से हमारा माइंड सुकून में जब रहता है, जब हमें रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और एटमॉस्फेयर मिलता है, तब हमारा माइंड सुकून में रहता है। वो सुकून, वो चीज, वो सेटिस्फेक्शन हमें पैसा नहीं दे सकता, राइट। डिफरेंट गोल्स, अब ये तो वो गोल्स थे कॉमन। अब ये कॉमन भी है, मिक्स भी है, गोल्स अदर देन इनकम। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि कौन से मिक्स गोल कौन सा है, कॉमन गोल कौन सा है, गोल्स अदर देन इनकम कौन सा है, तो ये सारे गोल्स इन सारी हेडिंग्स में आ जाएंगे। क्वेश्चन डिफरेंट तरह से भी आ सकता है कि मिक्स गोल बताइए, कॉमन गोल्स बताइए, गोल्स अदर देन इनकम बताइए, तो ये सारे गोल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंट गोल्स। अब डिफरेंट गोल्स कौन से होते हैं? डिफरेंट गोल्स वही हमने यहाँ पर जो स्टडी किया है कि एक रिच गर्ल के लिए गोल डिफरेंट होगा, एक पुअर गर्ल के लिए गोल डिफरेंट होगा, एक रिच फार्मर के लिए गोल डिफरेंट होगा और एक पुअर फार्मर के लिए गोल डिफरेंट होगा। तो बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट होगा, एक इंसान जिसके पास जॉब नहीं है उसे जॉब मिल जाए, और जिसके पास ऑलरेडी जॉब है उसे अच्छी जॉब मिल जाए, वो उसके लिए डेवलपमेंट होता है। दीज आर कॉल्ड डिफरेंट गोल्स। ये वो गोल्स होता है कि एक के गोल से किसी को नुकसान नहीं होता है, सब अपने अपने गोल्स में बिजी रहते हैं और सब अपने अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, अचीव करने की प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आती है, राइट। अब आता है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। मिक्स गोल वही जो हमें सबको चाहिए होता है, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें चाहिए होती है। डिफरेंट होता है कि मेरा गोल ये है, मेरे सिस्टर का गोल इंजीनियर बनना है, मेरा गोल टीचर बनना था। मतलब हर बंदे का गोल डिफरेंट होता है, तो वो सारे गोल्स डिफरेंट गोल्स में आ जाएंगे। अब अगर आपके एग्जाम में है तो आप अपने फादर वादर वाले गोल्स मत लिखिएगा, यही वाले गोल्स लिखिएगा कि रिच फार्मर, पुअर फार्मर, बिजनेसमैन, ट्राइबल, रिच गर्ल, अनएम्प्लॉयड गर्ल, ये वाले गोल्स आएंगे। क्योंकि मैंने कहा है कि चैप्टर समझाने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आपकी लाइफ से एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन चैप्टर में जब एग्जाम में जब आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, आंसर फॉर्म करेंगे, तो वहां चैप्टर से ही रिलेटेड रहना है, राइट। कभी आप लिख के आ जाओ कि मेरे फादर फॉर ये और वो। कॉन्फ्लिक्टिंग, हाँ फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो ब्रैकेट में, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। अब कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कौन से होते हैं? वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव।
एक का गोल, अभी हमने डिफरेंट गोल में पढ़ा, मेरा गोल था टीचर बनना, मेरी सिस्टर का गोल था इंजीनियर बनना, हम दोनों के गोल से एक दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं इनसे एक दूसरे को फर्क पड़ता है। फर्क या नुकसान होता है। अब फॉर एग्जाम्पल डैम्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब इंडस्ट्रियलिस्ट, डैम्स का बना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद होता है, कंट्री के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन वो फायदा किसी ट्राइबल के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल का एक कीवर्ड माइंड में रख लीजिए, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, और अगर दूसरे को फायदा होता है तो एक को नुकसान हो रहा है। अब डैम्स का बनना ट्राइबल के लिए नुकसान है, लेकिन ट्राइबल के लिए फायदा क्या होगा कि डैम्स बनना रुक जाए, डैम्स के कंस्ट्रक्शन पे बैन लग जाए। उनका अगर हम फायदा देखेंगे तो हमारा नुकसान होगा, कंट्री का नुकसान होगा, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। Like I have an another example। अब एक बिजनेसमैन है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसे फैसिलिटीज मिल जाए, उसे चीप लेबर मिल जाए। एक बिजनेसमैन का फायदा होता है उसे चीप लेबर मिल जाए, लेकिन वहीं दूसरे हाथ पे उस लेबर का जो उसे बिजनेसमैन को चीप मिल रही है वो उस लेबर के लिए नुकसानदायक होगा। उस लेबर के लिए फायदा क्या होगा, उस लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या होगी, उसे अच्छे वेजेस मिल जाए। यानी बिजनेसमैन का अगर फायदा देखे तो लेबर का लॉस हो रहा है, लेबर का अगर फायदा देखे तो बिजनेसमैन का लॉस हो रहा है। बिजनेसमैन का फायदा होगा कि उसे चीप लेबर मिल जाए, लेकिन लेबर के लिए वो नुकसान हो जाएगा। लेबर को अगर अच्छे वेजेस मिलेंगे तो वो उसका फायदा बिजनेसमैन के लिए नुकसान बन जाएगा, राइट। वहीं वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का फायदा क्या होगा कि उन्हें भी सस्ते रेट पे उनके क्रॉप्स बिक जाए, उनकी क्रॉप्स अच्छे रेट पे मिल जाए, महंगी बिक जाए। वहीं एक पुअर फार्मर जो उस क्रॉप को खरीद रहा है या कोई भी उसको खरीद रहा है, उसके लिए वो नुकसान होगा क्योंकि उसे महंगा मिलेगा। अगर हम उसका फायदा लेते हैं जो खरीदने वाला है तो वो बेचने वाले का नुकसान हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? एक का फायदा दूसरे को नुकसान, एक का फायदा दूसरे को नुकसान। दिस इज द कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, राइट। डैम्स हमारे लिए फायदेमंद है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फायदेमंद है, ट्राइबल के लिए नुकसानदायक है। बिजनेसमैन के लिए चीप लेबर मिलना फायदेमंद है, लेकिन उस लेबर के लिए नुकसान है। एक फार्मर के लिए उसकी क्रॉप अच्छे रेट पे मिल जाए, महंगे रेट पे बिक जाए, लेकिन जो उसे खरीद रहा है उसके लिए नुकसान है। अब अगर हम दूसरों का फायदा देखेंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। ट्राइबल का फायदा देखेंगे तो डैम्स का नुकसान हो जाएगा, इंडस्ट्रीज का नुकसान हो जाएगा। लेबर का फायदा देखेंगे तो बिजनेसमैन का नुकसान हो जाएगा, और अगर क्रॉप्स को लेने वाले का फायदा देखेंगे तो इसका फार्मर्स का नुकसान हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। अब हमने इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट देखी, आपकी डेवलपमेंट क्या है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपकी डेवलपमेंट क्या है, आपका गोल क्या है। आपका गोल 80% मार्क्स है, 90% मार्क्स है या 100% मार्क्स है, क्योंकि 100% मार्क्स भी आते हैं अगर हम अच्छे से स्टडी करते हैं। आप बस पूरी क्लास में बने रहना। चलिए नेशनल डेवलपमेंट। हाँ, हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को देख लिया। अब देखते हैं कि जब हर बंदे की सोच डिफरेंट होती है डेवलपमेंट की, ना हाउ टू डिसाइड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की डेवलपमेंट कैसे डिसाइड करें, क्यों? क्योंकि डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट के सबके नोशन डिफरेंट होते हैं, सबके आइडियाज डिफरेंट होता है। एजुकेशन, किसी का मानना, कुछ लोगों का मानना है, मतलब किसी का मानना है कि एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, दैट विल बी डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। एंड एंड ऑफ द करप्शन, सम पीपल से इसके एंड ऑफ द करप्शन एंड हो जाए, दैट विल बी द डेवलपमेंट। जब करप्शन ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट तो कंट्री खुद ब खुद करेगी। विमेन इमेंसिपेशन, कहते हैं कि विमेन इमेंसिपेशन, विमेन का स्टैंडर्ड रेज हो जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, उनको इक्वालिटी मिल जाए, दैट विल बी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन, कुछ कहते हैं कि महंगाई खत्म हो जाए, महंगाई का एंड हो जाए, दैट विल बी डेवलपमेंट, क्योंकि जब चीजें सस्ती मिलेगी तो डेवलपमेंट खुद ब खुद होगी। कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन, तो ये इतने सारे आइडियाज हैं। अब मुश्किल ये है कि कौन से आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, कौन से आइडिया को कम इंपॉर्टेंस दे, ये सारों को इंक्लूड करें। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है। तो अब क्वेश्चन आता है, नाउ द क्वेश्चन राइजेस हाउ टू डिसाइड। इतने सारे नोशंस को अब पूरी ही कंट्री के नोशंस को अगर हम इंक्लूड करने लगे
कंट्री में कितनी पॉपुलेशन होता है सबको इंक्लूड करने लगे तो इट विल नॉट बी अ पॉसिबल थिंग ना। कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट पीपल, ज्यादा लोगों का फायदा देखा जाता है, क्योंकि वो है ना कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान। तो अब ये देखा जाता है कि ज्यादा लोगों को फायदा देने के लिए अगर कुछ कम लोगों को, कुछ मुट्ठी भर लोगों को नुकसान पहुंचाना पड़े तो दैट विल बी द डेवलपमेंट। अब डैम्स का बनना एक के लिए फायदा है, दूसरे के लिए नुकसान है, तो यहाँ ये देखा जाएगा कि फायदा कितनों को है और नुकसान कुछ कितनों को है। तो अगर कुछ ही लोग, ट्राइबल्स तो कम ही होता है ना क्वांटिटी में, तो अगर ट्राइबल लोगों को थोड़ा सा नुकसान है तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट कर देती है कि अगर उनके घर जाता है तो उनको कंपनसेशन मिल जाता है और उनका नुकसान थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर तो नहीं, मतलब उनको घर तो उनके चले जाता है, इग्नोर नहीं तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है और ज्यादा लोगों के फायदे को इंपॉर्टेंस दी जाती है, कम लोगों के नुकसान को थोड़ा सा इग्नोरेंस दी जाती है। तो इस तरह देखा जाता है कि डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट क्या होगी। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ योर क्लास। हम आपकी क्लास का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एक सो मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब आप खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई बहुत ज्यादा हेल्दी है तो वो स्टूडियस नहीं है, कोई स्टूडियस है तो वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, कोई फ्रेंडली है तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं है, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में है तो वो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं है। तो देन हाउ टू डिसाइड। अब डिपेंड करता है कि आप स्पोर्ट्स की टीम बना रहे हो, हेल्थ की टीम बना रहे हो या सिंगिंग की टीम बना रहे हो। कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन किसका करना है, सिंगिंग की टीम का करना है, स्पोर्ट्स की टीम का करना है, एक स्टडी की टीम का करना है या हेल्थ की टीम का करना है। तो डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन किस बेस पे कर रहे हो। और अगर बात होती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, तो वहां 3-4 क्राइटेरिया को मिक्स किया जाता है। उसमें आ जाती है हेल्थ आ जाती है, कोऑपरेशन आ जाता है, फ्रेंडलीनेस आ जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मार्क्स आ जाता है। वो सारी चीजें मिलकर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाती हैं, राइट। तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि यही कंट्री की प्रॉब्लम थी कि इतने सारे स्टूडेंट, जैसे क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे देखी जाती है। इसी तरह कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी हर का आइडिया डिफरेंट होता है। तो एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इसके बेस पे देखेंगे कि कंट्री की डेवलपमेंट क्या है। ज्यादा लोगों का फायदा, अगर कम लोगों का नुकसान हो रहा है और ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है तो वो डेवलपमेंट ही कहलाती है, राइट। तो यहाँ हमने देख ली कि नेशनल डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कंपेयर द कंट्रीज। एक नेशन की डेवलपमेंट के लिए इतने डिफरेंट नोशंस होते हैं, तो कंट्रीज को आपस में कंपेयर करने के लिए कितने डिफरेंट नोशंस होंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि इनकम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स तो है ही नहीं, बस फ्रेंडली नेचर है, क्रिएटिविटी है, हेल्थ है, ये सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों के बेस पे तो हम रिपोर्ट कार्ड नहीं बना सकते। इसी तरह इनकम को हमने कंट्रीज के जिस तरह बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसी तरह कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इंपॉर्टेंट माना हमने इनकम को, राइट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। तो इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड टोटल इनकम। कंट्री में जितने सारे लोग हैं उनकी सबकी इनकम को टोटल कर दिया जाता है और वो टोटल इनकम कंट्री की इनकम बन जाती है, राइट। गिव्स टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बट टोटल इनकम। अब टोटल इनकम को ये देखिए, इससे अगर हम सिर्फ टोटल इनकम को एस्पेक्ट मानने लगे तो दिस इज नॉट ए यूजफुल मेजर। इनकम को तो मान रहे हैं लेकिन सिर्फ टोटल इनकम को मान लेंगे, क्योंकि एक कंट्री बहुत छोटी सी है, एक कंट्री बहुत बड़ी है। तो ऑब्वियसली छोटी कंट्री की टोटल इनकम कम होगी और बड़ी कंट्री की टोटल इनकम बहुत ज्यादा होगी। कंट्री ए, कंट्री बी, ये एक छोटी सी कंट्री है और ये एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो इसकी इनकम होगी 500, इसकी इनकम होगी 1000। तो यहाँ पर हमें क्या लगेगा कि ये डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है, राइट। तो यहाँ एक छोटी कंट्री के लिए नुकसान हो गया। छोटी कंट्री का, अब वो छोटी है तो उतना नहीं कमा सकती। सपोज किसी कंट्री में 1 करोड़ पीपल है और किसी कंट्री में 1000 है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वो 1 करोड़ लोग मिलकर ऑब्वियसली ज्यादा ही कमाएंगे।
1000 लोग ऑब्वियसली थोड़ा कम ही कमाएंगे। तो इससे एक्चुअल कंडीशन हमारे सामने नहीं आ रही है। तो टोटल इनकम नुकसान दे देती है छोटी कंट्रीज को। तो यहाँ पर छोटी कंट्रीज तो कभी भी उतनी इनकम नहीं कर पाएगी जितने बड़ी कंट्री कर रही है। तो इसलिए माना गया कि टोटल इनकम के बेस पर अगर हम कंपेयर करते हैं, ये कंट्री डेवलप्ड है और ये कंट्री डेवलप्ड नहीं है, तो दिस इज नॉट ए यूजफुल मेजर। देन उसके लिए क्या आया, देन कम्स एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम को देखा गया कि हाँ, एवरेज इनकम निकाली जाती है कि इसमें एक बंदा कितना कमा रहा है। सपोज 500 को इसमें 5 लोग रहते हैं, इसमें 10 लोग रहते हैं। अब 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ एवरेज इनकम आएंगी 100 और यहाँ 10 को 20। अब 20 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ एवरेज इनकम आएगी 50। तो अब बताइए कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। यहाँ हर बंदा 100 रुपीज कमा रहा है और यहाँ हर बंदा 50 रुपीज कमा रहा है। अगर सिर्फ टोटल इनकम को हम देखें तो ये कम इनकम है और ये ज्यादा इनकम है। इसके बेस पे ये डेवलप्ड हुई और ये अंडर डेवलप्ड हुई। लेकिन वहीं अगर हमने ये देखा कि इसमें कितने लोग हैं, कितना कमा रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं, कितना कमा रहे हैं, तो इसमें 5 लोग मिलकर 100 कमा रहे हैं। यानी हर बंदा यहाँ 100 कमा रहा है, 100 कमा रहा है। एक बंदा 100 रुपए कमा रहा है और यहाँ एक बंदा 50 रुपए कमा रहा है। तो टोटल इनकम इज नॉट ए गुड क्राइटेरिया। तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम के बाद एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है। एवरेज इनकम वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री बी। अब हमने 2 कंट्रीज ली। कंट्री ए में भी 5 लोग रहते हैं, कंट्री बी में भी 5 पीपल रहते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 ये 5 लोग मिलकर 500 कमा रहे हैं और कंट्री बी में 1 2 3 4 5 ये 5 मिलकर भी 500 कमा रहे हैं। तो एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है? एवरेज इनकम निकाली जाता है, टोटल इनकम क्या है 500 है। अब एवरेज पॉपुलेशन कितने है 5। तो टोटल इनकम को हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया हमारा 100। यानी यहाँ की भी एवरेज इनकम 100 है और यहाँ की भी एवरेज इनकम 100 है। आया समझ? एवरेज इनकम में क्या दिखाया जाता है? सपोज हमारी इंडिया कंट्री है, राइट। अब एवरेज इनकम में हमारी कंट्री की जितनी भी एवरेज इनकम है उसमें हम सब, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, टाटा बिरला हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, वो भी उतना ही कमा रहा है जितने आपके फादर कमा रहे हैं, जितना मैं कमा रही हूं, राइट। हम सबकी इनकम एक रख दी जाती है। टोटल इनकम की कमी एवरेज इनकम की कमी क्या होती है? एवरेज इनकम में सिर्फ हमारे पास एवरेज निकल के आ जाता है कि सिर्फ ये कि 500 टोटल इनकम है और एवरेज 500 को उसकी पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते हैं और देख लेते हैं कि एवरेज इनकम क्या होगी। अब क्या ये सही है कि हमारी कंट्री में मुकेश अंबानी भी उतना ही कमा रहा है जितना मैं कमा रही हूँ, जितने आपका फादर कमा रहे हैं या आपके ब्रदर्स कमा रहे हैं? तो इज इट करेक्ट? ये सही होगा? कैन नेवर बी करेक्ट। ये सही हो ही नहीं सकता। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जितना कमा रहे हैं उतना ही हम कमा रहे हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात है। इनकम में थोड़ी सी लिमिटेशन है, यानी कुछ कमी है। अब आप कौन सी कंट्री में रहना चाहेंगे? इसमें हर बंदा 100 कमा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, 10 एक बंदा सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है, एक बंदा 20 रुपीज कमा रहा है, एक बंदा 40 रुपीज कमा रहा है, एक बंदा 30 रुपीज कमा रहा है और एक अकेला बंदा 400 कमा रहा है। यानी एक कंट्री की 5 पॉपुलेशन है, 5 में से एक बंदा 90% कमा रहा है और 4 बंदे 10% कमा रहे हैं। तो आप कौन सी कंट्री में रहना पसंद करेंगे? उस कंट्री में रहना पसंद करेंगे। हाँ, मैं कंट्री बी में रहना पसंद करूंगी अगर मेरी इनकम ये होगी, तो अगर मैं 90% कमा रही हूँ, राइट। तो कंडीशन ये है कि इससे पता चल रहा है हमें अंदर की रियलिटी क्या है कि यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये 90% लोग इतने गरीब हैं कि वो खा भी नहीं पा रहे और एक अकेला बंदा कंट्री की 90% अर्निंग कर रहा है, इनकम ले रहा है। लेकिन ये रियलिटी एवरेज इनकम में नहीं दिखाई जाती। एवरेज इनकम में तो सबको ये कह दिया कि भाई मुकेश अंबानी भी इतना ही कमा रहा है जितने आपके फादर कमा रहे हैं या आपके टीचर कमा रहे हैं या आपके पड़ोसी कमा रहे हैं या आपके ब्रदर कमा रहे हैं, उतना ही मुकेश अंबानी कमा रहा है, उतना ही हम सब कमा रहे हैं। तो थोड़ी सी कमियां हैं
एवरेज इनकम को अच्छा माना जाता है, एटलीस्ट हमें पता चलता है कि एवरेज इनकम क्या है इस कंट्री के, उस पे डिपेंड करता है कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है। लेकिन इसकी कमी क्या है, इससे हमें ग्राउंड रियलिटी, अंदर की चीजें नहीं पता चलती, इससे हमें सिर्फ बाहर की चीजें पता चलती है कि हाँ इस कंट्री की एवरेज इनकम क्या है। बाहर अगर हमारा कंट्री का डेटा वही बताता है कि मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला और हम इक्वली कमा रहे हैं, दिस विल नॉट बी अ गुड थिंग। मतलब अप्लाई होती है ये चीज, लेकिन थोड़ी सी कमियां हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम तो जैसे बच्चे की रिपोर्ट में मार्क्स हैं, बिना मार्क्स के रिपोर्ट कार्ड नहीं बनता, उसी तरह इनकम तो एस्पेक्ट है, उसको तो हम लेकर चल ही रहे हैं। अदर क्राइटेरियाज क्या होता है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, कंट्रीज को हो या स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर 1 ईयर पर 1000 में से देखा जाता है कि कितने बच्चे जब वो पैदा होते हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट। ये देखा जाता है इस कंट्री में या इस स्टेट में कितने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी कितने बच्चे मर जाते हैं, उससे हेल्थ का आइडिया लगता है। ये रिलेटेड है हेल्थ से। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट वही लिटरेट पीपल, ये तो देखने से ही सुनने से ही पता चल रहा है कि लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन लेवल कैसा है। 7 साल के बच्चा या उससे अबव जितनी भी पॉपुलेशन है वो लिटरेट है या नहीं है, इसमें वो चीजें काउंट होती है कि लिटरेसी रेट क्या है, होता है ना कि किस कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है, यानी एजुकेशन लेवल क्या है। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो में चिल्ड्रन 6 to 10 एज, बच्चों का वो एज ग्रुप 6 to 10, 6 साल से 10 साल के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में है, तो वो नेट अटेंडेंस रेशियो। ये स्पेशली ये भी लिटरेसी से रिलेटेड है, ये भी लिटरेसी से रिलेटेड है। ये पूरा ही एजुकेशन लेवल माना जाता है क्योंकि इसमें सारी पॉपुलेशन आ जाती है। इसमें सिर्फ 6 to 10 बच्चे का देखा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग लेवल एजुकेशन का वहीं से स्टार्ट होता है, तो उसको एक डिफरेंट लेवल दिया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। पीसीआई, हाँ पीसीआई मीन्स पर कैपिटा इनकम, जो एवरेज इनकम में निकाला जाता है। स्टेट, अब हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, ये जो डेटा है ये 15-16 का है, डेटा चेंज होता रहता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। आप थोड़ा सा बस माइंड में सेट करना कि इस डेटा के बेस पर आपको समझाने की क्या कोशिश की जा रही है। अब यहाँ 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। यहाँ की पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम पे हम देख रहे हैं कि अर्निंग कितनी है, 1,62,000 ऑलमोस्ट। 1 लाख हरियाणा में पीसीआई यानी हर एक बंदा पर कैपिटा, एक बंदे की अगर हम बात करें, हरियाणा का हर बंदा 1,62,034 इनकम कर रहा है या इतनी कमाई उसकी हो रही है। केरला में 1,55,516 यानी केरला में उससे कम है। ये 1,62,000 के आसपास हो गया, ये 1,55,000 के आसपास हुआ। और बिहार में 34,000, बिहार में तो बिल्कुल ही लोएस्ट है, राइट। तो अब ये हुआ, हरियाणा हायर पे आ गया, केरला लोअर मिडिल पे आ गया और बिहार लोएस्ट पे आ गया। अगर हम सिर्फ अर्निंग की बात करें, सिर्फ इनकम की बात करें, तो हरियाणा सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, केरला उससे कम कमा रहा है और बिहार तो बिल्कुल ही कम कमा रहा है, राइट। और उसी बेस पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं हमने अदर चीजों को, अदर क्राइटेरिया यूज किया। यहाँ पर हमने मनी नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अदर एस्पेक्ट्स में ये हरियाणा, बिहार, केरला अदर एस्पेक्ट्स में कैसा है। मनी को तो हम देख लेंगे, मनी कितनी कमा रहे हैं, लेकिन अदर चीजें, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं। अब देखते हैं, हरियाणा में 36 बच्चे मर जाते हैं, 1000 में से 36 बच्चे मर जाते हैं, और केरला में 12, यानी ज्यादा बच्चे कहाँ मर रहे हैं, ज्यादा बच्चे हरियाणा में मर जाते हैं, और केरला में सिर्फ 12 बच्चे मर जाते हैं, बिहार में 42। तो यहाँ पर हेल्थ सिस्टम, हरियाणा का हेल्थ सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है,
क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे, यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे मर रहे हैं, 36 बच्चे मर रहे हैं और केरला में कम है। तो यहाँ पर बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे मर रहे हैं, यानी ये सबसे ज्यादा हाइयर पे आ गया। 36 उससे कम मर जाता है तो ये मिडिल पे आ गया। 12 ये थोड़ा लोएस्ट पे आ गया। यानी हेल्थ एजुकेशन सिस्टम केरला का सबसे ज्यादा अच्छा है, हरियाणा का उसके नीचे है और बिहार का सबसे ज्यादा नीचे है। राइट, अब देखते हैं लिटरेसी रेट। अब हरियाणा का लिटरेसी रेट 82 है, हरियाणा का लिटरेसी रेट 82 है और केरला का 94 है और बिहार का 62। यानी यहां पर भी हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका हुआ? केरला का हुआ। केरला में लिटरेसी सबसे ज्यादा है, उससे कम हरियाणा में है, उससे कम बिहार में है, लोएस्ट। अब देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अब हरियाणा में 61 बच्चे स्कूल जाते हैं और केरला में 83 बच्चे स्कूल जाते हैं और बिहार में 43 बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट रेट हुआ केरला का और उससे कम हुआ हरियाणा का और उससे कम हुआ बिहार का। तो इस रेशो से हमें क्या पता चलता है? अगर हम देखें, हरियाणा हर पॉइंट में मिडिल पे आ रहा है और केरला हर पॉइंट पे हाईएस्ट पे आ रहा है और बिहार हर पॉइंट पे लोएस्ट पे आ रहा है। यानी केरला का एजुकेशन हेल्थ सिस्टम भी अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम भी सबसे टॉप का है और बच्चों का एजुकेशन भी टॉप लेवल का है। और हरियाणा में ये भी मिडिल पे आता है, इसका जो हेल्थ सिस्टम है वो भी मिडिल पे आता है और लिटरेसी रेट भी मिडिल रेट पे आता है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी मिडिल पे आता है। तो इसकी अकॉर्डिंग हरियाणा मिडिल पे हुई और केरला हाईएस्ट पे हुई और बिहार तो लोएस्ट यहां पर भी थी, लोएस्ट यहां पर भी है। तो क्या समझ आया? सिर्फ मनी, ये लोग हरियाणा के लोग मनी सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, इनकम इनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये सबसे अच्छा ना तो ये हेल्थ सिस्टम दे पा रहे हैं, ना ही ये लिटरेसी रेट दे पा रहे हैं, ना ही ये अटेंडेंस रेशियो दे पा रहा है। और वही उल्टे हाथ पे ऑन दी अदर हैंड केरला कम कमा रहा है लेकिन हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि सिर्फ मनी के बेस पे हम किसी कंट्री को डिसाइड नहीं कर सकते कि ये टॉप है, ये लोअर है या ये लोएस्ट है। क्योंकि पैसा भले ही कितना भी हो, अगर वहां की हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, वहां का एजुकेशन लेवल सही नहीं है, तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहला ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा पैसा कमा के भी हरियाणा केरला से नीचे लेवल पे आता है अगर अदर एस्पेक्ट्स देखा जाए। एक इंसान, वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ अ पर्सन, कि एक इंसान जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वो मनी भले ही ज्यादा नहीं कमा रहा है लेकिन उसका सिस्टम बहुत अच्छा है, उसकी सोच बहुत अच्छी बन जाती है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा बन जाता है और उसका टॉकिंग वे, उसकी हर चीज में एटिकेट्स होते हैं, तो वो बंदा उस बंदे से बहुत बेटर कहलाएगा जिस बंदे के पास सिर्फ मनी है लेकिन अदर चीजें नहीं है। वो हेल्थ भी उसकी अच्छी नहीं है, उसके पास मनी तो है, हेल्थ अच्छी नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो बंदा, अब आप खुद कंपेयर करो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, खुद कंपेयर करो कि एक वो बंदा जिसमें एटिकेट्स है, एक वो बंदा जिस पास मनी है, तो आप किससे बात करना पसंद करेंगे? तो सेम इज द केस विद दीज आइडियाज, ये भी कि मनी के बेस पे हरियाणा टॉप लेवल पे नहीं आ पाया क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही मैटर नहीं करता, सारी चीजें मैटर करते हैं। एक जॉब के लिए हमें सिर्फ पैसा नहीं देखना होता है, हमें अपनी सिक्योरिटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, एटमॉस्फेयर, इक्वालिटी, ये सारी चीजें देखनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। अब पब्लिक फैसिलिटीज होती है जैसे कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और गार्डन्स, ये जितनी सारी घूमने फिरने की, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें होती हैं, ये पब्लिक फैसिलिटीज है क्योंकि इनको पब्लिक की फैसिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन चीजों को, राइट। तो पब्लिक फैसिलिटीज, मनी इन योर पॉकेट कांट बाय गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव। पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मनी इन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट की मनी वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती जो आपको चाहिए होती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, आप खुद से ट्रेन्स, प्लेन्स, ये सारी चीजें
व्हीकल्स वगैरह नहीं बना सकते। आप अपना व्हीकल ले सकते हो, अपनी कार, अपनी बाइक, अपनी एक्टिवा सब कुछ ले सकते हो, लेकिन हम ट्रेन और प्लेन जो पब्लिकली यूज की जाते हैं वो आप नहीं बना सकते। एजुकेशन सिस्टम, आप यूनिवर्सिटीज नहीं बना सकते, आप स्कूल्स नहीं बना सकते, पार्क्स, गार्डन्स, स्कूल्स। एक कोई बहुत बड़ा आदमी ने एक दो चीज बना दी, वो सिर्फ लिमिटेड चीजें होती हैं। सारी कंट्री में कोई भी एक बंदा ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करा सकता। वी कैन हैव द एग्जाम्पल ऑफ मुकेश अंबानी, टाटा बिरला। अब आप कहोगे हर वक्त ये मुकेश अंबानी, मतलब ये रिच पीपल है, ये नोन टू एवरीवन है, सब इनको जानते हैं, इसलिए मैं इनका एग्जाम्पल दे रही हूँ। और मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे पर्सनल कोई इशू नहीं है इन लोगों से, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी पॉकेट की जो मनी, आप कितने भी अमीर हो, आपके पॉकेट की मनी ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है। मनी का पोल्यूशन फ्री एटमोस्फियर। अब आप कितना भी अमीर हो, राइट, लेकिन आप अपनी लोकेलिटी का जो एटमोस्फियर है, जो पोल्यूशन है, उसको फ्री नहीं करा सकते, राइट। आप प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, आप किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, आप सिर्फ अपने घर के आगे की सफाई कर सकते हो, पूरे मोहल्ले की सफाई, पूरी लोकेलिटी की सफाई आप नहीं कर सकते। जो डिसीजेस, बीमारियां होती हैं, अब वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ कोरोना। अब कोरोना हुआ था, आप खुद कुछ नहीं कर पाए, आपने अपने आप को बचाया, लेकिन आप वो स्टेप्स नहीं ले पाए जो गवर्नमेंट ने लिए। तो आपकी पॉकेट की जो मनी है वो इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होती है उनसे अपने आप को फ्री नहीं करा सकते, पूरी लोकेलिटी को फ्री नहीं करा सकते, पूरी कंट्री को फ्री नहीं करा सकते। एजुकेशन, स्कूल, सिक्योरिटी। सपोज आप उस एरिया में रहते हैं जहां पर टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, तो उनके लिए स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है, आप उन अटैक्स का कुछ भी नहीं कर पाते। यू कैन टेक अ सिंगल स्टेप। सिंगल तो चलो थोड़े बहुत अपने लिमिट्स में कुछ स्टेप्स आप लेंगे, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हमें देती है ये पब्लिक फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी पॉकेट की मनी आप कितने भी अमीर हो नहीं दे सकती, राइट। वाई पब्लिक फैसिलिटीज चीपेस्ट। सबसे बड़ी बात तो ये, आप हम अपने लिए गार्डन चाहते हैं, हम अकेले बनाएंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, गवर्नमेंट बनाती है तो वो चीप पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें कुछ गवर्नमेंट ने चाहे जितना भी उसमें पैसा लगाया हो, अगर उसकी एंट्री के चार्ज होते हैं तो वो उससे अर्निंग भी होती है और वो आपको फायदा भी देते हैं। आपको सिर्फ एंट्री के पैसे देने पड़ते हैं, और कुछ पार्क्स होते हैं जिसकी एंट्री भी नहीं होती, मतलब वो गवर्नमेंट के लिए सस्ते पड़ता है। लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना घर भी नहीं होता, जो अपना घर भी मुश्किल से बना पाते हैं, तो ये गार्डन्स वगैरह तो किसी के बस की बात नहीं है, तो उसके लिए पब्लिक फैसिलिटी जरूरी होती है। हम अपने लेवल पे गार्डन नहीं बना सकते उस लेवल का जो गवर्नमेंट बनाती है, तो ये चीपेस्ट होते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट डिपेंड्स, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करती है पब्लिक फैसिलिटीज में, राइट। केरला और हरियाणा, वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ केरला एंड हरियाणा। और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री, वी कैन टॉक अबाउट द लोकेलिटी, द एरिया, द स्टेट, द सिटी, वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, राइट। तो वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ केरला एंड हरियाणा। अब केरला की गवर्नमेंट ने वहां फैसिलिटीज दी है, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, इसीलिए वो उसकी सक्सेस इम्प्रूव कर रही है, उसकी वो डेवलप हो गया है। लेकिन हरियाणा की गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज नहीं दी है, एजुकेशन सिस्टम वहां का थोड़ा लो है और लिटरेसी रेट वहां का लो है। तो ये वाली चीजें केरला का जो बंदा जो एजुकेटेड है वो अकेला ये सारी चीजें नहीं कर रहा, केरला की गवर्नमेंट दे रही है और बस वो लोग उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन गेट्स हेल्दी, अगर एक इंसान हेल्दी भी हो, उसकी गवर्नमेंट उसे हेल्दी एटमोस्फेयर दे रही हो, अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही हो, एक बंदा है जिसको एजुकेशन भी मिल रही है, उसको हेल्थ भी मिल रही है और उसको हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिल रही है, तो उस बंदे को तरक्की करने से कौन रोक सकता है। हम ऐसे एटमोस्फेयर में जाके खुद ब खुद डेवलप्ड हो जाते हैं, लेकिन वो एटमोस्फेयर,
वो चीजें गवर्नमेंट देती है, हम अकेले नहीं उनको प्रोवाइड कर सकते, राइट। तो डेवलपमेंट इज अश्योर्ड। ऐसे एटमॉस्फेयर में रहकर जो केरला ने दिया है, एजुकेशन सिस्टम दिया है, लिटरेसी दी है, पैसा एक लेवल तक दिया है, तो वो कंट्री डेवलप क्यों नहीं करेगी? डेवलप कर रही है। आज हरियाणा ज्यादा पैसे कमा के भी केरला से पीछे, आज केरला कम पैसे कमा के भी हरियाणा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट वहां की बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करती है, राइट। सो दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर नीडेड विच वी कांट प्रोवाइड। अब फॉर एग्जाम्पल हम उस लोकेलिटी में रहते हैं या उस विलेज में रहता है या फिर उस सिटी में रहता है जहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी अमीर हो, वहां स्कूल नहीं बनाएंगे। आप अब्रॉड चले जाएंगे, अब्रॉड जा सकते हैं, लेकिन एक वो बंदा जिसके पास पैसा नहीं है वो अब्रॉड जाने की तो सोच ही नहीं सकेगा, वो वहीं पढ़ेगा। इसलिए वहीं क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, पॉपुलरली नोन एज बीएमआई। अब बीएमआई क्यों निकाला जाता है? बीएमआई निकाला जाता है ये देखने के लिए कि क्या हम नरिश्ड हैं या अंडर नरिश्ड हैं या ओवरवेट है। अपनी हेल्थ को का एक मेजरमेंट होता है, अपनी हेल्थ को मेजर करने के लिए, ये देखने के लिए कि आप कितने हेल्थी हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट केजी में होना चाहिए, हाइट मीटर में होनी चाहिए, राइट। अब अगर आप निकाल लेते हैं, निकालने के बाद क्या होता है? लेस देन 18.5। अगर किसी का बीएमआई 18.5 से कम है तो अंडर नरिश्ड हो जाता है। अगर किसी का बीएमआई 18.5 टू 24.9 के बीच है तो वो नॉर्मल होता है, और अगर किसी का 25 टू 29.9 है तो वो ओवरवेट है। इससे आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप नरिश्ड, अंडर नरिश्ड या ओवरवेट है। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखते हैं कैसे हैं। वेट, अब सपोज किसी का वेट 77 केजी है, राइट, और हाइट उसकी 165 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम हाइट को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब लेकिन हमें चाहिए मीटर में हाइट, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसको चेंज कर दे, इसको डिवाइड करके हमने इसको चेंज कर लिया मीटर में। तो मीटर में हमारे पास ये आ गई 1.65। तो चलिए, आपने अपनी वेट हमने यहाँ रख दिया और हाइट जो हमारी निकली वो हमने यहाँ रख दी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। सर अब ये इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, हमारा ये आता है, दैट इज द बीएमआई। आया समझ? तो चलिए देखते हैं कैसे। वेट हम यहाँ पर केजी में लेंगे और हाइट हम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो 165 हमने सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, हमने मीटर में चेंज कर लिया। मीटर में चेंज करने के बाद हम हाइट यहाँ रखकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 2 टाइम करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी बीएमआई ये निकल कर आ जाएगी 22। ठीक है, तो अब ये बंदा किस कैटेगरी में आया? 28 इस कैटेगरी में आया, तो इट मीन्स ये ओवरवेट है। जिस बंदे की हाइट 77 वेट 77 है और हाइट 165 है, उसका बीएमआई ओवरवेट आया। तो आप घर तो ऑलरेडी आप हैं ही। मुझे हमेशा स्कूल में पढ़ाने की आदत है, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि घर जाके ये करना। आप ऑलरेडी घर पे हैं तो आप ये देखना आपकी बीएमआई क्या निकलती है और मुझे आंसर में बताना। फिलहाल आपको हाइट तो आपकी पता होगी ना, हाइट और वेट, तो कमेंट सेक्शन में लिखे कि आपकी हाइट और आपका वेट कितना है, और बाद में अगर थोड़ी फुर्सत मिले तो आप अपना बीएमआई लिखना जरूर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट तैयार करता है इनकम के बेस पर। अब यूएनडीपी कंट्रीज को कंपेयर करती है अदर चीजों के बेस पर। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को डिवाइड करता है इनकम के बेस पे, और यूएनडीपी कंट्रीज को रैंक्स देती है अदर एस्पेक्ट्स पर। तो चलिए देखते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी हम दोनों डिस्कस करेंगे। थोड़ा शांत बने रहना, ये मत सोचना कि अभी तो समझ ही नहीं आया, समझ आ जाएगा। वेट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, कंट्रीज की परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। अब यूएनडीपी क्या होता है? यूएनडीपी इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ये वो प्रोग्राम है जो काम करता है कंट्रीज की अदर चीजों पर। अब ये है क्या, ये क्या है, ये इंडिकेट्स करता है लेवल ऑफ अ कंट्री। ये सिर्फ मनी नहीं बताता कि कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ये बताता है कि कंट्रीज के लेवल क्या है, क्वालिटी लाइफ, लोगों की क्वालिटी लाइफ क्या है, उस कंट्री का लेवल क्या है, क्वालिटी लाइफ मिल रही है उनको या नहीं मिल रही है। नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम बट एजुकेशन एंड हेल्थ। ये अपनी रिपोर्ट में सिर्फ पर कैपिटा इनकम ना देकर एजुकेशन और हेल्थ और अदर चीजें भी इंक्लूड करता है, राइट। आगे चल के थोड़ा पता चलेगा जब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे पता करेंगे। नीड क्या है, नीड तो ये है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं, लेवल भी तो पता चलना चाहिए ना हमें कंट्रीज का, कि कंट्रीज का लेवल क्या है। आफ्टर कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, जब हम कंट्रीज को कंपेयर कर लेते हैं, इसमें मनी इतनी है, इसमें एजुकेशन लेवल इतना है, इसमें ये इतना है, इसमें ये इतना, सारे क्राइटेरिया पे जब कंट्रीज को रख दिया जाता है तो इंडेक्स बनाया जाता है। चलिए पहले मैं आपको क्लास के एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। सपोज आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए गए फाइनल एग्जाम का, आपको पता चल गई कि आपके 80% है, 90% है, इतने परसेंट है, जस्ट एग्जाम्पल कि आपके 94% आए, तो आपके माइंड में एकदम आएगा कि मैम पोजीशन किसकी है, रैंक किसकी आई है, ठीक है। तो पहले बच्चों का रिपोर्ट तैयार किया जाता है इंडिविजुअली, फिर उन इंडिविजुअली बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स की एक इंडेक्स बनता है, ये देखा जाता है कि ये बच्चे की रैंक क्या है, ये बच्चे की रैंक क्या है, ये बच्चे की रैंक क्या है, फिर रैंक दी जाती है और ऐसे एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है, राइट। इसी तरह कंट्रीज का क्राइटेरिया सेट होता है, एक इंडेक्स, सारा कंपैरिजन हमने कर लिया कि इतने इतने चीजें हैं इस कंट्री के, एजुकेशन लेवल इतना है, लिटरेसी रेट इतना है, इतना है, तो उनका फिर एक इंडेक्स बनाया जाता है। उस इंडेक्स में फिर एक रैंक दी जाती है, उस रैंक से हमें पता चलता है कि कंट्री कितना डेवलप्ड है, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे कितना डेवलप्ड है, मनी के ग्राउंड पे कितना डेवलप्ड है। तो प्रोग्रेस रैंक्स पता चल जाते हैं, प्रोग्रेस इज एनालाइज्ड, इसमें हमें अपनी कंट्री की प्रोग्रेस पता चलती है कि लास्ट टाइम हम कितना किस लेवल पे थे, इस टाइम हम कितना लेवल पे हैं और कितनी प्रोग्रेस हम कर चुके हैं, कितनी प्रोग्रेस हमें और करनी बाकी है, तो रैंक दी जाती है। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड में आपको पता चलता है कि लास्ट टाइम मेरी 3rd पोजीशन आई थी, इस बार सेकंड आई, इट मीन्स मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, या लास्ट टाइम मेरी 1st आई थी, इस बार मेरी 2nd आई है, तो मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ। तो इसी तरह ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है कंट्रीज का, जिसमें इंडेक्स पे देखा जाता है। एक लिस्ट होती है ना आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता है, एक लिस्ट भी होती है, ये 1st टॉपर है, 2nd टॉपर है, 3rd टॉपर है, उसी तरह की एक कंट्रीज की भी इंडेक्स बनाई जाती है जो लेवल हमें बताती है, राइट। और इसमें BMI एंड HDI दोनों ही रिपोर्ट्स यूज होते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इंडेक्स कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ कंपेयरिंग द कंट्रीज। PCI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, राइट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स, HDI। अब जैसे एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, उसकी हेल्थ, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी हाइट, ये सारी चीजें मिलकर प्लस मार्क्स, ये सारी चीजें मिलकर उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसी तरह कंट्री का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, ये सारी चीजें मिलकर कंट्री का रिपोर्ट तैयार करते हैं। सिर्फ पर कैपिटा इनकम के लेवल पर नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो चलिए 1 बाय 1 पहले देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या। लाइफ पर कैपिटा इनकम जो $US के अकॉर्डिंग है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पर ये एस्टिमेट किया जाता है कि इस बंदे की लाइफ, इस बच्चे की लाइफ कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है, वो कितना चलेगा, मतलब वो कितना, उसकी लाइफ कितनी रहेगी, राइट। लिटरेसी रेट 15+ ईयर्स पॉपुलेशन, जो 15+ ईयर्स की पॉपुलेशन है उसका लिटरेसी रेट देखा जाता है, राइट। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स, वो जो 3 लेवल्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, उस एजुकेशन में, उस लिटरेसी में, उस लेवल में कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं उसको देखा जाता है और फिर कुल मिला के एक रैंक दी जाती है। तो चलिए एनालाइज करते हैं। अब श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 4390।
और हमारे इंडिया की कितनी है 3139, यानी श्रीलंका जो एक छोटी सी कंट्री है हमारी कंट्री के आगे, जो इतनी सी कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। म्यांमार की 1027, पाकिस्तान की 2225 और नेपाल की 1429 और बांग्लादेश के 1000, यानी ये एवरेज 1000 में है और ये 3000, हमारी कंट्री 3000 है और ये श्रीलंका 4000। तो श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम, एक छोटी सी कंट्री की पर कैपिटा इनकम हमारी बड़ी सी कंट्री की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा हाई है, राइट। चलो ये तो हो गई पर कैपिटा इनकम, ये एवरेज इनकम हो गई। अब देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम श्रीलंका में 74 लाइफ एक्सपेक्ट की जाती है कि वो 74 तक रहेगी और इंडिया में 64। यहाँ भी हम श्रीलंका से पीछे हैं। म्यांमार 61, पाकिस्तान 63 और नेपाल 62 और बांग्लादेश 63। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि नेपाल हम 3000 पर कैपिटा कमा रहा है और नेपाल 1000 ही कमा रहा है, लेकिन उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। देन लिटरेसी रेट, श्रीलंका का 91 लिटरेसी रेट है और हमारा 61 है, म्यांमार का 90 है, यानी म्यांमार का हमारे से ज्यादा है, और पाकिस्तान का 50 है जो, और नेपाल का 50 है और बांग्लादेश का 41 है, यानी म्यांमार और श्रीलंका हमसे इन चीजों में भी आगे, हमसे लिटरेसी में भी आगे हैं। ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, अब स्कूल में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्या है, श्रीलंका का 69 और इंडिया का 60, म्यांमार का 48, पाकिस्तान का 35, नेपाल का 61 और बांग्लादेश का 53। यहाँ पर भी श्रीलंका हमसे बेटर है और नेपाल जो हमसे कई गुना पीछे माना जाता है, वो हमसे ग्रोथ एनरोलमेंट भी, बच्चे हमारे से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हैं एजुकेशन में। तो अब इनको, इन टोटलिटी को मिलाकर देखते हैं। श्रीलंका की एसडीआई रैंक 93 है, हमारी एसडीआई रैंक 126 है, राइट। और म्यांमार की 130 है, नेपाल की 138 है, बांग्लादेश की 137 है। श्रीलंका जो इतूसा है वो तो हमसे हर ही चीज में आगे है। तो अब इस बेस पे पता चलता है कि कंट्री का लेवल क्या है। दिस इज एचडीआई। ये एचडीआई से हमें अंदर की डिटेलिंग पता चलती है कि कौन किस फील्ड में कैसा है, राइट। अच्छे समझ आया। तो सरप्राइजिंग, वही ये तो मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया कि सरप्राइजिंग बहुत ज्यादा है कि नेपाल हमसे लेवल में थोड़ा डाउन माना जाता है, लेकिन काफी चीजों में वो हमारे से आगे है। श्रीलंका जो छोटो सा है वो सारी चीजों में हमारे से आगे है। तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, और कमियां हमारी यहाँ नजर आ रही हैं। हमारा ये पूरा रिपोर्ट कार्ड है हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस का, हमारी गवर्नमेंट का ये एक रिपोर्ट कार्ड है जो हमें हमारी असलियत दिखा रहा है और हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी हमारी गवर्नमेंट को कौन से वो स्टेप्स लेने चाहिए कि हम नेपाल से और हम पाकिस्तान से, हम श्रीलंका से और हम काफी सारी कंट्री से आगे बढ़ सकें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। द कंपैरिजन बिटवीन यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अभी हमने इंडेक्स देखा है, वो ये तैयार करता है, रिपोर्ट कार्ड प्रॉपर तैयार करता है, और वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को डिवाइड करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यूएनडीपी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, ये दोनों ही कंट्रीज को कंपेयर करता है। अब यूएनडीपी कैसे करता है, वर्ल्ड बैंक कैसे करता है? यूएनडीपी अपनी कंपैरिजन में हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन तीनों को इंक्लूड करता है। वहीं वर्ल्ड बैंक सिर्फ पीसीआई इंक्लूड करता है। वो सिर्फ पैसा देखता है कि इस कंट्री के पास इतना पैसा है, इसकी पर कैपिटा इनकम इतनी है तो ये रिच है, और ये इतनी है तो ये पुअर है। अब ये ब्रॉड कंसेप्ट है। ये ब्रॉड क्यों है? यूएनडीपी ब्रॉड क्यों है? क्योंकि सिर्फ ये एक एस्पेक्ट ना करके ये काफी सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है अपने कंपैरिजन में, इसलिए ये ब्रॉड है और ये नैरो है क्योंकि ये सिर्फ एक करता है। रैंक्स गिवन, ये कंट्रीज को रैंक देता है। जैसे अभी हमने स्टडी किया है ना कि हमारी कंट्री इंडिया श्रीलंका से पीछे है, तो ये रैंक्स देता है और ये कंट्रीज को डिवाइड करता है लोअर, अपर और हाई में, कि ये रिच है, ये पुअर है, ये अमीर गरीब
का बना देता है कि ये कंट्री अमीर है, ये कंट्री गरीब है। तो इंडिया की रैंक हमारे आती है 130। अब ये जो रैंक्स वगैरह है ना, ये चेंज होते रहते हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ कुछ है वहां कुछ है, तो ये तो मैं एग्जैक्ट इसीलिए मैं भी प्रिपेयर नहीं करती बताना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, राइट। अब इंडिया लोअर मिडिल ईस्ट, अब इसमें वर्ल्ड बैंक इंडिया को मिडिल कंट्री में इंक्लूड करता है, राइट। अब इसकी ये कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को डिवाइड कर दिया है कि इतनी डॉलर होगी तो ये अमीर है, इतना डॉलर होगा तो ये गरीब है। और वो डॉलर क्या होता है वो चेंज होता रहता है। तो आप गूगल पे सर्च करना एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम, और जो वहां आएगा वो लिखना, क्योंकि यहाँ इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया है कि आप अभी नहीं, जब एट द टाइम ऑफ एग्जाम गूगल पे सर्च करना, एग्जैक्ट डॉलर लिखना, राइट। आपकी बुक में जो लिखा है वो भी माना जाता है, उस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं, बट इट विल बी बेटर अगर आप बिल्कुल टू द पॉइंट अपडेट लिखोगे, तो एक एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ इस बच्चे को अच्छे से नॉलेज है, इसने अपडेट किया है, अपने आप को स्टडी की है, राइट। अब ये आ जाता है कि ये यूएनडीपी सारे एस्पेक्ट्स को मिलाता है, ये सिर्फ पैसे को देखता है और कंट्रीज को दोनों ही कंपेयर करते हैं। अब रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, सर्टेन अदर कंट्रीज, कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, अच्छे मतलब वो डेवलप कही जा सकती है, लेकिन उन्हें डेवलप नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उनका सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम एक लिमिटेड है, ऑयल है। अब उसके अलावा वहां के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन लेवल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये चीजों में वो कहीं ज्यादा पीछे हैं। तो इनके बेस पे उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, जो रिच होते हुए भी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कहलाती हैं, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ अर्निंग एक है। अगर वो सोर्स खत्म हो जाते हैं तो वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे, इनकम उनकी हाई नहीं हो पाएगी, राइट। तो चलिए फाइनली हम अपने चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। दिस इज द लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन ये हेडिंग वो हेडिंग है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है, कि अगर हमने टाइम रहते ध्यान नहीं दिया तो हमारे आगे की जनरेशन कुछ भी नहीं देख पाएगी, हमारे आगे की जनरेशन के लिए कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज बच ही नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज लाइक वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट, वी ऑल वांट टू गेट सक्सेस डे बाय डे, by hook or by crook, without thinking the future generation. We are not realizing the fact कि अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इसी तरह यूज करते रहे, मिसयूज करते रहे, यूज करना इज अ गुड थिंग बट मिसयूज इज ऑलवेज बैड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंज क्या है? डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू डिप्लेशन। अब डेवलपमेंट करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज डेफिनेटली करना पड़ता है, और उस यूज को यूज रहे तो अच्छा है, लेकिन वो जो यूज है वो मिसयूज पर चल रहा है। वी आर पैशनेटली यूजिंग, ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज विदाउट थिंकिंग कि हमारे आगे आने वाले जनरेशन का क्या होगा। कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो अवेलेबल है, जो एबेंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। गांधी जी ने बहुत अच्छे से कहा है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, राइट। तो ये क्या है कि ये लीडिंग टू डिप्लेशन, हमारी जो डेवलपमेंट, अंधाधुंध जो हम हर चीज को खत्म किए जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट को खत्म किए जा रहे हैं, हम एनिमल्स को खत्म किए जा रहे हैं, हम अपने इको बैलेंस को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया पे कुछ बचेगा ही नहीं। और इस चीज का भुगतान, हम तो डेवलपमेंट के पीछे अपनी लाइफ को खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि लीडिंग टू डिप्लेशन, हम सक्सेस, वी आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस दिस वे, वी आर जस्ट गोइंग टू गेट एंड दिस वे। तो हमें अपनी डेवलपमेंट को सस्टेन करने की जरूरत है, हमें डेवलपमेंट को उस लेवल पे पहुंचाना है जहां पर डेवलपमेंट रहे, वो डेवलपमेंट डिप्लेशन में ना बदले,
राइट। हमें अपनी डेवलपमेंट को सस्टेन करना पड़ेगा, हमें अपने रिसोर्सेज को इतना यूज करना पड़ेगा कि वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बच पाए। कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल होती है, कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल को तो छोड़ ही दीजिए, आज वो कंडीशन होती जा रही है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी, कुछ आ भी चुकी हैं, राइट। तो हमें उस चीज को देखना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर इन इंडिया एंड क्रूड ऑयल, हमारा वाटर का जो लेवल है वो इतना डाउन जा चुका है। पहले अगर हमें वाटर लेना होता था तो कहा जाता है कि हाथों की खुदाई से भी पानी निकल आता था, 50 फीट की खुदाई पर भी पानी निकल आता था। लेकिन अब 100, 400, 500, 1000 पर भी कभी कभी पानी नहीं आता है। तो यहाँ हमें उस डेवलपमेंट से 2 मिनट रुककर सोचने की जरूरत है कि क्या हम एक्चुअल में डेवलपमेंट पाने जा रहे हैं या एक्चुअल में हम अपना डिस्ट्रक्शन पाने जा रहे हैं। तो अब हमें रुकना होगा और हमें सोचना होगा। तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट जो हमारे आने वाले जनरेशन पे बच ही ना पाए, वो डेवलपमेंट किसी काम की नहीं है। जो डेवलपमेंट सिर्फ हम ही यूज करके खत्म कर दे, वो डेवलपमेंट किसी काम की नहीं है, क्योंकि एंड तो तय है। इस तरह नेचुरल रिसोर्सेज का एंड तय है, इस तरह हमारे इको बैलेंस बिगड़ रहा है, इस तरह एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, ट्रीज खत्म हो जाएंगी। जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो बचेगा क्या? तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वेट, पहले आप कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइएगा जरूर कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं आया। अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जरूर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि कितनी चीजें आपको समझ आ रही है और कितनी चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, राइट। तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। और चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक नया चैप्टर और नई शुरुआत से शुरुआत करेंगे। और इंग्लिश का हाफ ईयरली सिलेबस में कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियोस आपके लिए बनाई गई हैं, क्योंकि दोनों तरह के बच्चे होते हैं, राइट। गुड बाय।